नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के द हिंदू एनालिसिस में। आज है दिनांक 30 अप्रैल, अप्रैल महीने की अंतिम तिथि और आज के सत्र में हम पुनः उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ को लेकर आपके लिए। आप सभी जानते हैं कि संडे के दिन संपादकीय वाला पार्ट नहीं होता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण समाचार तो आपके लिए होते ही हैं, तो हम उन्हें अवश्य पढ़ेंगे और वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको समझना चाहिए और जानना भी चाहिए। अगर आप परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो सामान्य जनहित के मुद्दे होते हैं जिससे आपको तो अवगत होना ही चाहिए। और इन्हीं में सबसे बड़ा मुद्दा है जो रेबीज वैक्सीन वाला है। आप सभी जानते हैं जो गली में आप टहलते हैं या अपने स्ट्रीट्स में या सड़कों पर आजकल ना कुत्ते के काटने की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही हैं, उसको लेकर ये कवर किया गया है। चलो हम पहले न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग सत्र में लास्ट तक बने रहें और जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे समझें, ठीक है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और लैक ऑफ फोरकास्टिंग रेगुलर डिमांड फ्रॉम स्टेट्स एंड पुअर कोऑर्डिनेशन रिजल्ट्स इन इंडिया फेसिंग अ शॉर्टेज एवरी ईयर। देखो बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो रेबीज वैक्सीन है उसकी कमी है ना, डर्थ है। यहाँ पर क्या लिखा है, बिहाइंड द डर्थ, है ना, कमी है रेबीज वैक्सीन की। तो डर्थ क्यों है, कमी क्यों है रेबीज वैक्सीन की, उसके रीजन क्या है। अब देखो, अगर मान लो आपको बचाव चाहिए, मान लो आपको कुत्ते ने काट लिया, तो आपको तो वैक्सीन चाहिए, और वैक्सीन अगर सही समय पर नहीं मिल पाएगा तो डेफिनेटली बहुत बड़ी समस्या आपके लिए खड़ी हो जाती है। तो वैक्सीन का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो लैक ऑफ फोरकास्टिंग जो है, मतलब अनुमान का जो अभाव है एक तरह से, और इरेगुलर डिमांड जो है स्टेट की तरफ से और राज्यों की तरफ से, क्या है, इरेगुलर डिमांड, अनियमित मांग होती है, और पुअर कोऑर्डिनेशन, और जो कमज़ोर एक तरह से, है ना, अच्छे स्तर का जो सहयोग नहीं है, समन्वय नहीं है, उससे भारत में इस वैक्सीन को लेकर के हर साल कमी देखने को मिल रही है। 2-3 फैक्टर्स हैं, मैंने बताया आपको, ठीक है। एक जो इरेगुलर डिमांड है, कभी कम कभी ज़्यादा, है ना। एक तरह से अनुमान नहीं लगा पाना राज्यों द्वारा, राज्य अनुमान नहीं लगा पाते हैं, सही से कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ कारण हैं जो कि एक तरह से बाधा है इसमें कि रेबीज की जो वैक्सीन की उपलब्धता जो है वो सीमित हो रही है। चलो वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। एवरी ईयर, नवंबर से मार्च तक की बात की गई है, नवंबर टू मार्च, जब मौसम, जब जो व्हेन द वेदर इम्प्रूव्स एक्सेस मोस्ट ऑफ अक्रॉस मोस्ट ऑफ इंडिया। देखो भारत के अधिकतर हिस्सों में जब जो मौसम है इम्प्रूव होता है, ठीक है, नवंबर से मार्च की बात की जा रही है, और लोग ना जो बाहर निकलते हैं घरों से घूमने के लिए, टहलने के लिए, तो द मैटिंग सीजन फॉर डॉग बिगिंस। तो कुत्तों के लिए, श्वानों के लिए जो प्रजनन का समय है वो शुरू होता है, ठीक है। जो मैटिंग सीजन होता है कुत्तों का, दिस ब्रिंग्स एन एग्रेशन एंड बाइट्स एंड अटैक्स इंक्रीज। देखो क्या है, इससे क्या होता है, उसी समय में जब देखो अब कुत्ते भी बाहर में उनकी जो एक तरह से देखो उनका मीटिंग सीजन स्टार्ट होता है, अब बाकी लोगों की जो बहुतायत है, लोग भी काफ़ी बाहर निकलते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि उनके टकराव देखने को मिलता है, एग्रेशन दिखने को मिलता है, और कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ती हुई दिखती हैं, ठीक है। देयर आर ऑन एन एवरेज 6 to 7 मिलियन डॉग्स बाइट एवरी ईयर इन इंडिया। देखो बहुत बड़ा आंकड़ा है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। और 6 से 7 मिलियन कुत्ते की काटने की घटनाएं हर साल इंडिया में देखी जाती हैं, मतलब 60 से 70 लाख, बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। तो इच डॉग बाइट विल रिक्वायर 5 डोजेज ऑफ वैक्सीन। और मान लो, अब देखो एक कुत्ते की काटने की घटना को देखें हम, तो मान लो कोई किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, उसे 5 डोज चाहिए वैक्सीन की। वैक्सीन की कितनी खुराक चाहिए, 5 खुराक चाहिए। तो ये भी खुराक की संख्या भी ज़्यादा है। मैनी केसेज में ऑल्सो गो अनरिपोर्टेड, कई सारे मामले तो अनरिपोर्टेड होते हैं। देखो यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं ना, कि भाई 6 से 7 मिलियन, 60 से 70 लाख, आप ना 90 लाख तक मान कर चलो, क्योंकि कई केसेस क्या होते हैं, अनरिपोर्टेड होते हैं, वो रिपोर्ट नहीं होते, उसकी जानकारी सामने नहीं आती। एंड नॉट ऑल पेशेंट्स हु आर बीटन गेट देयर वैक्सीन ऑन टाइम। और जो पेशेंट्स प्रभावित होते हैं, जो कुत्ते के हमलों से प्रभावित होते हैं, उन्हें वैक्सीन समय पर नहीं मिल पाता, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए ये बातें। तो बिटवीन मार्च 6 and 12, 6 से 12 मार्च के बीच, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए आप देखो, तो 4 डेथ्स बाय डॉग बाइट वर रिपोर्टेड बाय द एनसीडीसी। एनसीडीसी जो है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ठीक है, ये संस्था है, इसने बताया कि 6 मार्च से 12 मार्च के बीच, ठीक है, कुत्ते काटने की घटना के कारण 4 मौतें देखी गई। कितनी मौतें, 4 मौतें, 4 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। नन ऑफ द डिजीज हैड गोट द रेबीज वैक्सीन आफ्टर द बाइट। और इनमें से किसी भी पीड़ित ने
वैक्सीन नहीं ली थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात सावधानी जरूरी है, सावधानी जरूरी है। अगर सावधानी सही से नहीं बरती गई, देखो कुत्ते काटने की घटनाएं होती हैं, कुत्ता जो है वो प्रायः सामने से अटैक नहीं करता, जो जो ऐसे कुत्ते होते हैं, लेकिन मोस्टली केस में कुत्ते पीछे से अटैक करते हैं और सामने से भी करते हैं। तो यूँ है आपको ना एक तरह से सावधानी बरतनी है। और कहीं भी जाते हैं तो अगर आप देखते हैं आप अकेले हैं, तो अकेले अगर सामने अगर कुत्तों का झुंड है, 2-4 कुत्ते हैं, या मान लो आपको लगता है कि स्थिति सही नहीं रह सकती है, हम प्रभावित हो सकते हैं, कुत्तों का हमला हो सकता है, तो बचकर रहें, सतर्क रहें। सतर्कता सबसे बड़ी बात होती है। अगर सतर्क हैं फिर भी मान लो ये घटना हो जाती है, तो आपको वैक्सीन तो टाइम पर लगवानी ही चाहिए। ठीक है, चलो। येट इन स्टेट्स उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, देखो छत्तीसगढ़ और यूपी की बात की जा रही है। एम्फेसिस ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ रेबीज वैक्सीन इज लो। उधर से छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की तरफ से ना जो रेबीज वैक्सीन खरीदने पर ना जोर नहीं दिया जा रहा है। ये जो स्टेट्स हैं ये वैक्सीन खरीदने पर जोर नहीं दे रहे हैं, ये काफ़ी कम है। बाकी राज्य तो दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे कम वाली बात की जाए तो इन दोनों स्टेट की ऐसी स्थिति है। ठीक है, चलो। तो सबसे बड़ी बात कि हमें क्या है, कोऑर्डिनेशन को सही करना है, उपलब्धता को सही करना है, और डिमांड को बताना है, सही से अनुमान सही लगाना है, और आम आदमी की सतर्कता भी जरूरी है। तो ये बातें हैं, हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट था, आप समझिए, इसे जानने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट न्यूज़ है निकोबार प्रोजेक्ट वायलेट्स ट्राइबल राइट्स। देखो निकोबार प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, ये ट्राइबल राइट्स का वायलेशन है इसका, है ना। ये क्या करता है, जो जनजातीय अधिकार है उसका उल्लंघन करता है। कैसे करता है, ये एसटी पैनल ने कहा। किसने कहा, एसटी पैनल ने कहा कि निकोबार प्रोजेक्ट जो है एक तरह से वो ट्राइबल बोलते हैं जनजाति, अब आदिवासी भी इन्हें बोल सकते हैं और जनजाति भी बोल सकते हैं। तो देखो थोड़ा समझो क्या है। देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, एनसीएसटी है राष्ट्रीय। यहाँ पे देखो आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, चलो आप थोड़ा वर्ड बाय वर्ड समझने का प्रयास करो क्या क्या बताया गया है। देखो स्क्रीन पर देखो एनसीएसटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एनसीएसटी हैज फ्लैग्ड alleged discrepancies with respect to the forest clearance granted for the 72,000 करोड़ ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। देखो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट है एक, ये परियोजना है, इसके लिए 72,000 करोड़, ठीक है, 72,000 करोड़ का जो है क्लियरेंस जो दिया गया है, ठीक है। 72,000 करोड़ की जो परियोजना है ये, उसके लिए जो ज़मीन का क्लियरेंस दिया गया है, ज़मीन जो जंगल को क्लियर करने का, जंगल को खाली करने का जो की अनुमति दी गई है, उसके संदर्भ में इसने विसंगतियां पाई हैं, कुछ कमी पाई हैं। ठीक है, इस परियोजना को लेकर के जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, साइटिंग अलेज्ड वायलेशंस अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006, 2006 जो है, 2006 का जो वन अधिकार अधिनियम है, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत इसने उल्लंघन का बात कहा है कि भाई उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा इसने कहा कि भाई परियोजना जो आपने बढ़ाया आगे, तो आपने एनसीएसटी से कोई परामर्श नहीं लिया, आपने हमसे क्या किया, यहाँ पे लिखा है एंड द एनसीएसटी वाज नॉट कंसल्टेड, आपने हमसे परामर्श नहीं लिया। ठीक है, और दूसरी बात कि इसने 15 दिन की अवधि के भीतर ना जो खामियां हैं, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर जवाब मांगा है। और खासकर जो नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण बोलते हैं इसे, न्यायाधिकरण भी हम कहते हैं, उसने अप्रैल की शुरुआत में परियोजना पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसने परियोजना की जो पर्यावरणीय जो मंजूरी है उसकी समीक्षा के लिए, ठीक है। देखो किसी भी योजना को हम आगे बढ़ाते हैं ना, उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है कि पर्यावरण पर नुकसान न हो किसी परियोजना का। तो उसको भाई अगर मान लो परियोजना को अनुमति हम दे रहे हैं, तो पर्यावरणीय नुकसान को देखना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए जो एनजीटी है उसने एक समिति की घोषणा की, स्थापना की कि आप चेक कीजिए कि इसका देखो कोई ज़्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो आप थोड़ा समझ लो कि परियोजना क्या है, कुछ पॉइंट्स है परियोजना के बारे में कि देखो ये जो परियोजना है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम है, उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली संयंत्र और ग्रीनफील्ड टाउनशिप के विकास को इंक्लूड किया गया है। और इसमें लगभग 7,114 वर्ग किलोमीटर आदिवासी आरक्षित वन भूमि का उपयोग होगा, ठीक है। तो जहाँ पर क्या है, जो जनजातियाँ हैं, ठीक है, कुछ जनजातियाँ निवास करती हैं इन क्षेत्रों में, जिनका नाम है सोमपेन
और निकोबारी जनजातियां, तो डेफिनेटली जनजातीय अधिकारों का उल्लंघन होगा। मान लो जहाँ पे जनजातियां निवास कर रही हैं वहाँ पे आप किसी परियोजना को चालू कर रहे हो तो जनजातीय अधिकार का तो उल्लंघन हो ही रहा है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। चलो अब हमें समझना चाहिए कि जनजातियों के भी अधिकार हैं, ठीक है, जैसे हमारे अधिकार हैं उन्हें भी सम्मानपूर्वक जीने का हक है। तो ये सुनिश्चित होना चाहिए संविधान में उनके लिए भी अधिकारों की गारंटी दी गई है। तो सरकार को साथ ही जो संस्थाएं हैं उनका इसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, जो बॉडी है संबंधित निकाय है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये बातें इस समाचार के अंतर्गत कवर की गई हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है खासकर ई फार्मा को लेकर है। देखो अभी क्या है, हम ना बहुत ही ज़्यादा एक तरह से ई प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो गए हैं। मान लो कुछ सामान मंगाना है तो कुछ जो जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है और भी कई सारी कंपनियां हैं। आपको कुछ खाना मंगाना हो तो आप जो प्लेटफॉर्म है जो फूड सप्लाई करती हैं आप वहाँ से मंगा लेते हो। आपको मेडिसिन चाहिए तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फार्मेजी हैं, टाटा 1mg है, बहुत सारे हैं, आप वहाँ से मंगा लेते हो। तो ई फार्मा को लेकर ना कुछ चिंताएं हैं, ठीक है। तो कुछ चिंताएं जो हैं उसको लेकर बातें की गई हैं। आखिर ये चिंताएं क्या हैं, ठीक है, ये चिंताएं क्या हैं और किस प्रकार से प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो आपको ये समझना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात होती है कि हेल्थ, अब यहाँ पे हम देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके सोर्स ने कहा है कि वो एक तरह से देख रहे हैं, दे आर इन नो मूड टू गिव द ई फार्मा प्लेटफॉर्म्स अ फ्री हैंड, ठीक है, कॉलिंग द मूव फा टू डेंजरस, ठीक है। तो एक तरह से देखो कि भाई फ्री हैंड इन्हें नहीं दिया जा सकता, है ना, ई फार्मा प्लेटफॉर्म को। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात इसमें क्या है जो आपको जानना चाहिए ई फार्मा प्लेटफॉर्म को लेकर के, उस समझने वाली बात यहाँ पर ये हो जाती है कि मान लो आपने मेडिसिन मंगाया, ठीक है, और कुछ दवाएं ऐसी होती है ना जो प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको दवा वो नहीं मिल सकती। लेकिन कई कई ऐसे प्लेटफॉर्म के मामले में देखा गया है कि ये क्या करते हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही दवा दे देते हैं। इन दवाओं का नशीली दवाओं के तहत यूज हो सकता है, ठीक है। कोई आपको मान लो ये दवाएं बच्चों के संपर्क में आ सकती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे जो दुरुपयोग हैं, हो सकता है इन दवाओं का एक तरह से स्टॉकिंग किया जाए, है ना, कोई इन दवाओं को वहाँ से ई फार्मा से मंगा करके स्टॉक करे वहाँ पर, ठीक है, अवैध स्टॉकिंग हो, ठीक है, अवैध भंडारण हो, ठीक है। और उसके अलावा जो बात है एक तरह से ये समझने वाली बात है कि बच्चों तक पहुंच की बात तो यहाँ पे बता ही दी गई है कि बच्चों तक ये पहुंच हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इनके विनियमन को लेकर जो एक उपयुक्तता है वो होनी ही चाहिए। खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने की जो संसदीय समिति से ई कॉमर्स नियमों के मसौदों को अंतिम रूप देने और बिना किसी देरी के उन्हें लागू करने के लिए कहा है, ठीक है। अब देखो इसका महत्व क्यों है, ई फार्मेसी मार्केट जो है वो इन इंडिया 2022-27 रिपोर्ट है, एक इन फार्मेसी मार्केट इन इंडिया 2022-27 रिपोर्ट है। उसके मुताबिक जो बाजार की जो मतलब एक तरह से आप दुकान पे जाते हैं उसके तुलना में ई फार्मेसी जो बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। 2021 में ऑनलाइन फार्मेसी का बाजार ना ज़्यादा नहीं था, 25.5 बिलियन का था, ठीक है, 25.50 बिलियन रुपीज का था। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 22 से 27 के बीच ना इसमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होगी और ये 90 समझो 90 बिलियन तक पहुंच जाएगा। सोचो अभी 25 है और ये बस 4-5 साल में कितना हो जाएगा, 90, मतलब 4 गुना लगभग बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली इनके क्रियान्वयन पर, इनके एक तरह से नियमन पर ध्यान देने की आवश्यकता है और ई फार्मेसी का जो दुरुपयोग ना हो, ठीक है, और घटिया उत्पाद ना कस्टमर को मिले या फिर एक तरह से अवैध रूप से डेटा का संग्रह ना हो या फिर गलत दवा का वितरण ना किया जाए। तो ऐसी कुछ बातें हैं, ठीक है। कुछ लोग ना अपने आप दवा ले लेते हैं, तो भाई अपने आप दवा लेना भी खतरनाक है। कोई अपने आप एंटीबायोटिक ले लेता है, ये भी खतरनाक है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन तो लागू करना ही होगा। तो कई सारी फार्मेसी जो एप्लीकेशंस हैं, प्लेटफॉर्म हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन को मैंडेटरी अप्लाई कर रही हैं कि भाई इस मेडिसिन के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन देना होगा, लेकिन कुछ नहीं भी कर रही हैं। तो सरकार को इस प्रकार से अपने नियमों को इम्प्लीमेंट कर रही है, सरकार आगे बढ़ रही है कि भाई ई फार्मा जो साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो वो सही से सरकारी नियमों का इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि जो सर्विस है, ये जो उद्योग है जो उभर रहा है, उसका दुरुपयोग नहीं हो, केवल सदुपयोग हो।
ठीक है, तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ये सब ये जो मामला है ये एक सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला है, ठीक है, आपके स्वास्थ्य का मामला है, आपकी जानकारी का मामला है, तो आप इसे अवश्य समझें। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, दैट्स ऑल्सो रिलेटेड टू योर हेल्थ, H5N1। H5N1 आप सभी जानते हैं एक वायरस का नाम है, ठीक है। और ये क्या है, अब इसके कारण ये बहुत ही बड़ा एक तरह से ना ये विभत्स वायरस इसलिए है, आप इसको समझो, इसके कारण 50 मिलियन पक्षियों की मृत्यु हुई है। 50 मिलियन, 1 मिलियन होते हैं 10 लाख, ठीक है, 50 मिलियन पक्षियों की मृत्यु हो गई है। और स्प्रेड्स टू मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं स्तनपायी जो होते हैं ना, उन तक ये फैल चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अनकंट्रोल्ड स्प्रेड ऑफ द वायरस कैन बी कैटास्ट्रोफिक to the already endangered bird species globally, leading to the mass extinction of several species। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो जाती है कि इस वायरस का जो अनकंट्रोल्ड स्प्रेड है ना, इसका जो अनियंत्रित रूप से बढ़ना है इस वायरस का, ये एक तरह से बहुत बड़ा खतरा हो सकता है ना, एक तरह से बहुत ही विपरीत रूप धारण कर सकता है। किसके लिए? जो संकटग्रस्त पक्षी की प्रजातियां हैं, संकटग्रस्त पक्षी की जो प्रजातियां हैं जो ऑलरेडी बहुत कम हैं, और वो इन बीमारियों के प्रकोप से और भी कम हो जाएंगी, और फाइनली क्या होगा, वो विलुप्त हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात है, ये बीमारी उन पक्षियों के लिए जो बहुत ही कम है, बहुत ही कम बची हुई हैं, उनके लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में ये वायरस उभर रहा है, ठीक है। और खासकर स्तनपायी भी इसके चपेट में आ रहे हैं, तो मानव भी चपेट में आएंगे ही। पहले तो कुछ जानवर आएंगे, पालतू जानवर आएंगे, और उन पालतू जानवरों के संपर्क में आने से मनुष्य भी प्रभावित होगा, ठीक है। तो आप समझो कि इसमें क्या क्या बातें हैं, आपको क्या क्या समझना चाहिए, ठीक है। 2023 की बात करूं, वर्ष 2023 एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 के सबसे खराब ईयर में से एक रहा है, देखो। और दूसरी बात कि H5N1 पक्षियों में बीमारी जो है ना, वो ऐसी बीमारी को लाता है, ठीक है, जो बीमारियां काफ़ी एक तरह से गंभीर प्रकृति की होती हैं और पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। और H1 जो है, H5N1 जो है, वो जो है एक तरह से निर्भर करता है कि पक्षियाँ किस जगह से हैं, ठीक है, उनके भौगोलिक स्थान क्या है, और एक तरह से उनका जो प्रवास पैटर्न क्या है, वो किस प्रकार से प्रवास करती हैं, ठीक है। तो अब दूसरी बात कि जो इसमें कई सारे पक्षियों की मृत्यु हो गई है। और ये जो वायरस है ना, अभी मैंने बताया आपको, जो मैमल्स हैं, जो स्तनपायी हैं, घरेलू जो कुत्ते हैं, जो मतलब आपको गली में कुत्ते दिख जाते हैं, इवन जैसे आप पालते भी हैं, या बिल्ली जो है, या जो शेर जो हैं, ठीक है, या लोमड़ियाँ हैं, ठीक है, भालू हैं, तो उन सब में भी ये वायरस फैल गए हैं, ऐसी रिपोर्टें आई हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये खतरनाक बात है। हालांकि देखो, H5N1 वायरस जो है वो स्तनधारियों में जाए, मैमल्स में जाए, ये बहुत रेयर केस होता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या म्यूटेशन हो सकता है। मान लो ये वायरस किसी मैमल्स में गया और उसमें म्यूटेशन हो गया, तो डेफिनेटली ये वायरस खतरनाक हो जाएगा, ठीक है, और मनुष्य में फैल जाएगा। और मनुष्य में अगर फैल जाता है ना, तो आपको समझना चाहिए कि मनुष्य में इसकी मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो 60% से ज़्यादा है। मतलब 2 में से 1 आदमी का जाना तो तय है। मान लो 2 आदमी की बीमारी होती है ना, तो 1 का जाना तय हो जाता है। 60% से ज़्यादा इसकी मृत्यु दर है, तो ये समझने वाली बात है। तो स्वास्थ्य का टॉपिक है, हमें सावधान रहना है, और जो वैज्ञानिक समुदाय है, जो वैज्ञानिक जगत है, जो सरकारें हैं, उनको पहल करनी होगी कि वो इस समस्या से तत्काल निजात पाएँ, ठीक है। क्योंकि एक तरह से अभी तो कोरोना को हम तो झेल ही चुके हैं, ठीक है, तो H5N1 को फिर झेलने के लिए हम तैयार नहीं हैं, ठीक है। तो हमें ये समझने की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, सेबी सिक्स टाइम टू रैप अडानी प्रोब। देखो, अडानी का मामला है, आप सभी को पता होगा किस प्रकार से जो रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, और अडानी जो एक तरह से मतलब टॉप पर चले गए, तो उन्हें किस प्रकार से एक तरह से कहते हैं ना, अर्श से फर्श पर धकेल देना, अर्श से फर्श पर अडानी कंपनी आ गई थी, अडानी ग्रुप आ गया था, ठीक है। तो सेबी उसी का मामला है, तो सेबी भी जांच पड़ताल अपने एंड से कर रही है कि आखिर क्या मामला था, आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई, ठीक है, क्या क्या गलतियां हुई हैं, या क्या क्या खामियां हैं इसमें। तो उसी के सिलसिले में सेबी ने टाइम मांगा है। तो सेबी जो है ना, उसके क्या उसे वो जो है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। जो सेबी जो है नियामक संस्था है, जो कि सिक्योरिटीज को, प्रतिभूतियों के विनियमन को देखती है, जो रेगुलेट करती है, जो रेगुलेटिंग बॉडी है ये,
ठीक है, इसने क्या कहा है, मार्केट्स रेगुलेटर फाइल्स प्ली, इसे ना मार्केट्स रेगुलेटर भी कहते हैं, जो बाजार का विनियामक है, बाजार को कंट्रोल करता है, देखता है। तो इसने प्ली डाला है सुप्रीम कोर्ट में कि इसे ना 6 महीने और समय दिया जाए, ठीक है, ताकि ये डीपर इन्वेस्टिगेशन कर सके, गंभीरता से उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सके मामले को, ठीक है, जो कम्प्लेक्स मामला है अडानी ग्रुप का, ठीक है, और तह में जा करके और जो ट्रांजैक्शन वगैरह है उसको चेक करके, और जो क्योंकि जो 12 सस्पिशन ट्रांजैक्शन है, ठीक है, 12 क्या है, 12 जो संदिग्ध मामले हैं, जो ट्रांजैक्शन है उसकी जांच करते हुए, है ना, एक समुचित निष्कर्ष पर पहुंचे। तो सेबी ने थोड़ा और समय मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, ना प्ली डाली है। यहाँ पे देखो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अभी मैंने फुल फॉर्म बताया, देखो आपको ना फुल फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सेबी ऑन सैटरडे आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट फॉर 6 more months to complete its probe into Hindenburg Research report accusing the Adani Group of brazen stock manipulation and accounting fraud schemes over the course of decades। अब देखो मैंने अभी आपको बताया, हिंडनबर्ग फर्म ने अडानी ग्रुप को लेकर दावे किए थे कि इसकी जो ऑडिटिंग है उसमें खामियां हैं, इसने गलत ऑडिटिंग का सहारा लिया है, और उसके बाद फिर उसने आरोप लगाया था कि इसने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है, अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया था हिंडनबर्ग ने। उसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए इसने जांच पड़ताल कर रही है सेबी, ठीक है। तो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से इसी रिगार्ड में टाइम मांगा है कि उसे थोड़ा और समय दिया जाए, ठीक है। तो उन्हीं उसी की यहाँ पे बात की गई है। तो आपको ये समझना चाहिए। आपको देखो क्या पढ़ना है, आपको सेबी की भूमिकाओं के बारे में पढ़ना है कि सेबी क्या काम करती है, सेबी की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, सेबी किस प्रकार से काम करती है, और कुछ जो अनियमितता आती हैं, अनियमितताओं की जांच ये किस प्रकार से करती है, और उसको उस पर जो एक्शन किस प्रकार से लेती है, और इसके दायित्वों में, उद्देश्यों में क्या क्या शामिल हैं, ठीक है, और इसका गठन किस उद्देश्य के लिए हुआ था। तो कुछ बातें हैं जो आपको जाननी अवश्य चाहिए, और ये अभी रिसेंट में न्यूज़ में आया, ठीक है। तो अडानी प्रोब के मामले भी इसने समय मांगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से। तो हमने इसे आज के टॉपिक में कवर किया। तो आज के टॉपिक में जो महत्वपूर्ण समाचार थे आपके लिए, मैंने वो हमारी टीम ने, है ना, अथक मेहनत से आपके लिए तैयार किया है, ठीक है। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये जो न्यूज़ थे जो भी, ठीक है, आप तक पहुँचे होंगे ये एकदम स्पष्ट साफ लहजे में, और डेफिनेटली इससे एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं तो सामान्य जो बातें हैं, सामान्य जो जनहित के मुद्दे हैं, सामान्य जानकारी है, उसको बढ़ाने में तो ये हेल्पफुल होते ही हैं। तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई जानकारियों के साथ, नए सत्र में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।